So today's topic is electric field lines. Electric field lines, या फिर इसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं। ये जो सेकंड वाला नाम है, इससे इस बात को समझना आसान हो जाता है कि लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों बोलते हैं। तो एज पर डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या मीनिंग होता है? एज पर डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मीनिंग होता है, डेफिनेशन क्या है पहले वो बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary curves in an electric field on which freely placed charged particle tends to move. So electric field lines are imaginary curves in an electric field on which a freely placed charged particle tends to move. Okay, तो इस बात से ही तुम्हें मीनिंग समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। तो सपोज एक हमारे पास सोर्स चार्ज है, कोई एक सोर्स चार्ज हमने लिया। सपोज ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये है सोर्स चार्ज, इस पर चार्ज है मान लो +Q, इतना चार्ज है। तो इसके सराउंडिंग स्पेस में इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एक फ्रीली प्लेस्ड टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज ना भी बोलो तो भी चलेगा, एक फ्रीली प्लेस्ड टेस्ट चार्ज। तो इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज को फ्रीली प्लेस कर देते हैं। फ्रीली प्लेस्ड माने वो बाउंडेड नहीं है, चलने के लिए फ्री है। यहाँ हमने एक टेस्ट चार्ज को रख दिया है। तो अब इधर फिर से देखें, ये टेस्ट चार्ज जिस पाथ पर चलेगा उसी पाथ को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ रखा, मान लो सोर्स चार्ज O पॉइंट पर था, टेस्ट चार्ज को P पॉइंट पर रखा। तो ये टेस्ट चार्ज किधर चलेगा? ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स एक्ट करता है। तो किस डायरेक्शन में इस पर फोर्स एक्ट करता है? ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, यानी इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो होगी उस लाइन के अलोंग ही इस पर फोर्स एक्ट करेगा। तो ये है सपोज फोर्स, ये वो लाइन है जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है, इसी लाइन पर फोर्स एक्ट करेगा। ये डायरेक्शन में इस पर फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज चलेगा। तो इस फोर्स के ही डायरेक्शन में अगर हम एक लाइन बनाए, यहाँ से सोर्स चार्ज से शुरू होकर ऐसे एक लाइन बनाए, तो ये जो लाइन होगा यही क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। इस लाइन को ही बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये ब्लू वाला वेक्टर जो है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, अगर टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पे रखा होता, सपोज यहाँ किसी दूसरे पॉइंट पर, सपोज R पॉइंट पे रखा था यहाँ टेस्ट चार्ज को, तो सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन के अलोंग इस पर फोर्स लगेगा और इस लाइन पर ये टेस्ट चार्ज चलेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये डायरेक्शन हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ कहीं पर रखा, सपोज इधर रखा, S पॉइंट पर रखा टेस्ट चार्ज को, तो सोर्स चार्ज से S पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उस लाइन पर टेस्ट चार्ज चलेगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसी तरह से और किसी जगह पर रखते, सपोज यहाँ रखा, T पॉइंट पर रखा,
तो सोर्स चार्ज से टी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सोर्स चार्ज के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रखो तो सोर्स चार्ज से उस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, सभी डायरेक्शंस में। इसी तरह ये सिर्फ 2 डायमेंशनल तुम्हें दिख रहा होगा डायग्राम, बट ये सिर्फ 2 डायमेंशनल नहीं है, ये ऑल डायरेक्शंस में, ये सभी डायरेक्शंस में ऐसा होगा। जिधर भी टेस्ट चार्ज रख दोगे उसी डायरेक्शन में सोर्स चार्ज से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये जो लाइंस हैं इन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर दूसरा नाम क्या बोला था, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जिस लाइन पर लगता है उसी लाइन को बोलते हैं लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हमारा सोर्स चार्ज होता है नेगेटिव, अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज होता, ये रहा एक नेगेटिव सोर्स चार्ज, ठीक है, तो इस नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये है नेगेटिव सोर्स चार्ज। तो अगर हम फिर से वही बात है, कैसे पता करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को लाकर रखेंगे, ये टेस्ट चार्ज हमने लाकर यहाँ पर रखा सपोज, तो टेस्ट चार्ज एज पर डेफिनेशन, ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस अंदर की तरफ आ जाएगी, ये हमारा टेस्ट चार्ज, और इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी अंदर की तरफ होगी। अगर किसी और पॉइंट पर रखते हैं, मान लो इधर कहीं, तो इस तरह से हो जाती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, और कहीं पर रखते हैं, मान लो इधर रखा होता तो ऐसे हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ में आ रही बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे, ठीक है, ये तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या याद रखना है, देखो डायग्राम से भी पता चल रहा है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये देखें डायरेक्शन देखें इसका, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और ये रेडियली आउटवर्ड है, मतलब सोर्स चार्ज को सेंटर मानकर इन ऑल डायरेक्शंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। इस डायग्राम में 2 डायमेंशनल दिख रहा है, बट इनफैक्ट ये ऐसे नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है सभी डायरेक्शंस में। और अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, इस तरह से डायरेक्शन होगा, ठीक, ये बात याद रखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमने देखे एक सिंगल पॉजिटिव सोर्स चार्ज और एक सिंगल नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए, लेकिन अगर पास पास रख दिए जाएं ये चार्ज पार्टिकल्स तो क्या होगा, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो अगर पास पास रख दिए जाए सोर्स चार्जेस, सपोज ये एक सोर्स चार्ज हमने लिया, यहाँ पर एक सोर्स चार्ज लिया, और एक दूसरा सोर्स चार्ज यहाँ पर ले लिया, दूसरा सोर्स चार्ज ले लिया, और दोनों ही मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी जैसे पढ़ा था, पॉजिटिव से अवे डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स डायरेक्शन में होती है। तो पॉजिटिव से अवे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, इसकी फील्ड लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी, इधर और एक फील्ड लाइन बनाया, इधर और एक फील्ड लाइन बनाया, इस तरह से। और इस वाले पार्टिकल के लिए अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। तो ये तो ठीक है, बट ये बीच वाले रीजन में क्या होगा, इस वाले रीजन में जो दोनों के बीच में खाली जगह है, यहाँ पर तो अगर टेस्ट चार्ज को मान लो हमने इस जगह पे रख दिया, सपोज यहाँ रखा टेस्ट चार्ज को, तो जो फर्स्ट वाला सोर्स चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा, और जो सेकंड वाला सोर्स चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो इस बीच वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर
दोनों सोर्स चार्जेस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेंगे। और कल जैसे हमने पढ़ा था, यहाँ पर बीच में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है कि अगर टेस्ट चार्ज वहां पर रखा जाएगा तो उस पर लगने वाला फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो जहां फोर्स जीरो हो जाएगा वहां पर टेस्ट चार्ज चलेगा भी नहीं, और टेस्ट चार्ज चलेगा नहीं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी। ठीक है, इट मींस ये जो बीच वाला रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, क्योंकि वहां पर क्या होगा, एक ही बात को कई तरह से बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने का ये भी रीजन है कि दोनों सोर्स चार्जेस हैं, पॉजिटिव हैं, तो बीच वाले रीजन में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेगा। तो अपोज करने की वजह से कुछ जगह ऐसी भी होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पर टेस्ट चार्ज को रखने से उस पर लगने वाला फोर्स भी जीरो हो जाएगा। और जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो चलेगा भी नहीं, चलेगा नहीं तो वहां डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर एकदम बीच में नहीं रखा, किसी दूसरी जगह पर रखा, सपोज टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पर रखा इस जगह पर, तो इस जगह पर क्या होगा, फर्स्ट वाले सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कम है और सेकंड वाले सोर्स चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो डिस्टेंस जिस सोर्स चार्ज से ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और जिस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यानी कि इस पोजीशन पर फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है, तो हमने स्ट्रॉन्गर फील्ड को बड़े वेक्टर से शो कर दिया। और ये जो सेकंड वाला है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट किसका होगा, फर्स्ट वाले का होगा ऑब्वियसली, क्योंकि E1 बड़ा है। ठीक है, तो E1 बड़ा होने की वजह से क्या होगा, ये टेस्ट चार्ज थोड़ा आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से क्या होगा, E1 थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू अर्लियर वैल्यू, और E2 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो E1 और E2 की वैल्यूज एडजस्ट होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एकदम बीच में आकर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब अगर टेस्ट चार्ज को इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के थोड़ा सा इधर उधर रखते हैं, मान लो कि इस जगह पर रखा, ध्यान से समझना इस बात को। टेस्ट चार्ज को सपोज यहाँ पर रखा तो क्या होगा, फर्स्ट वाले चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पर किस डायरेक्शन में लगेगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अराउंड, यानी इस डायरेक्शन में फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट किया। फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया E1, ये आ गया E1, और सेकंड वाले का इस पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इसको हम फिर से बना देते हैं। ये फर्स्ट वाले पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लग रहा है, और सेकंड वाले का किस डायरेक्शन में लगेगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये रही, इस लाइन के अलोंग लगेगा ये सेकंड वाले का, बट ये वेक्टर होगा छोटा। ये वेक्टर छोटा क्यों होगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ज्यादा डिस्टेंस है, और ये वाली डिस्टेंस कम है। तो E1 वेक्टर बड़ा हो जाएगा और E2 वेक्टर छोटा हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगा, जब एक ही लाइन पर होते हैं तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड कर देंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो सबट्रैक्ट कर देंगे। बट यहाँ पर सेम लाइन पर नहीं है, यहाँ पर इनके बीच में कुछ एंगल है। तो इस कंडीशन में कैसे रिजल्टेंट निकाला जाता है सबको याद ही है। यहाँ पर क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आया। क्लियर है सबको, E1 और E2 का रिजल्टेंट वेक्टर इधर आया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो जिस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसी डायरेक्शन में यहाँ पर रखे हुए टेस्ट चार्ज पर फोर्स भी लगेगा। यानी कि
टेस्ट चार्ज जहाँ रखा गया उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है, ठीक है, ग्रीन वाला वेक्टर दिख रहा है सबको। तो अब हम अगर बाकी सबको मिटा दें तो क्लियरली पता चलेगा कि इस टेस्ट चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। देखो ये जो आया ई वेक्टर ग्रीन वाला लिखा है, इस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज चलेगा, ठीक है। तो इस जगह पर ये हमारा E2 था, तो इस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज चलेगा। थोड़ा और आगे बढ़ेगा, मान लो यहाँ पहुंचा, इस जगह पे पहुंच गया, तो फिर इसी तरह E1 का डायरेक्शन इधर होगा और E2 का डायरेक्शन इधर होगा, फिर दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं पर आएगा बीच में, तो ये टेस्ट चार्ज इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। और सिमिलर डिस्कशन यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखकर कर सकते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अगर दोनों टेस्ट चार्ज पास पास रखे हुए हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब क्या होता है? जिधर टेस्ट चार्ज के चलने की टेंडेंसी है। तो टेस्ट चार्ज के चलने की टेंडेंसी किधर होगी? इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ये हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो कैसे फिर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी तुमने देखी कैसे जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, ऐसा डायरेक्शन आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। और इसी तरह यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे तो ऐसा डायरेक्शन आ जाएगा, और इधर रखोगे तो ऐसे आ जाएगा। ये वाला तुमने बुक में देखा होगा डायग्राम, तो ऐसा क्यों बना था अब समझ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही, और बीच वाला रीजन एम्प्टी है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, इसीलिए यहाँ टेस्ट चार्ज को रखोगे तो वो जहां रखोगे वहीं पे रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा मतलब उसके चलने का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, और कोई डायरेक्शन नहीं होगा मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेंगे। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेकर के देखते हैं। अब हम ले लेते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक हमने ले लिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये ले लिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और एक ले लेते हैं नेगेटिव टेस्ट चार्ज, ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज ले लिया एक। तो इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने हैं। तो इधर बाहर वाले रीजन में तो जैसे पहले बना रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी तरह से बन जाएंगे, यानी कि ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, इधर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। और इसके लिए भी बाहर वाले रीजन में टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इस तरह से याद रखना है। ये टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इस बीच वाले रीजन में डिस्कशन करते हैं। सपोज यहाँ कहीं पर टेस्ट चार्ज को रखा गया, इस जगह में टेस्ट चार्ज को रखा, तो क्या होगा? जो पॉजिटिव वाला सोर्स चार्ज है वो किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और नेगेटिव वाला किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा? पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये हुआ पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, यानी ये हो गया E1। और ये जो नेगेटिव वाला है सोर्स चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, इस डायरेक्शन में हो गया E2। तो यहाँ पर देखो E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दोनों के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ई नेट क्या आएगा? ई नेट आएगा दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम,
यानी कि जहां टेस्ट चार्ज को अभी रखा गया है वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होने से उस पर लगने वाला फोर्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखोगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव सोर्स चार्ज की तरफ मूव करेगा और जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करता है उसी को कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इट मींस इस पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा आएगा, वो पॉजिटिव से चलेगा और नेगेटिव की तरफ जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसे बनेगा। और यहाँ अगर बीच वाली जगह में कहीं रखा होता है इस जगह पर, तो जैसे अभी डिस्कशन किया था उसी डिस्कशन के बेसिस पर हम फिर से बना लेते हैं। तो फर्स्ट वाले यानी कि पॉजिटिव वाले सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये हो जाएगा तुम्हारा E1। और नेगेटिव वाले का किधर होगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, यानी कि ये हो जाएगा E2। इसको हम छोटा बनाएंगे, ये वेक्टर छोटा होगा क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है। अब देखते हैं कि इनका रिजल्टेंट किधर आता है। तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये बन गया पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायरेक्शन में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ग्रीन वाला वेक्टर है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है। यानी कि टेस्ट चार्ज तुम्हारा इस पोजीशन पर होगा तब इधर चलेगा। फिर मान लो टेस्ट चार्ज यहाँ पहुंच गया इस जगह पर, अब क्या होगा, अब पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, ये देखो इसको लाइन को ज्वाइन किया ऐसे, इस डायरेक्शन में आएगा अवे फ्रॉम द टेस्ट चार्ज, ठीक है। और नेगेटिव वाले का किधर आएगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, कैसे आएगा, ऐसे इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में। अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब डिस्टेंस कम हो गया है। फिर यहाँ पर भी हमने बनाया रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कैसे आ रहा है, अब रिजल्टेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी टेस्ट चार्ज का मोशन देखो, पहले यहाँ था फिर चल के यहाँ पहुंचा, फिर और आगे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा हो जाएगा और पॉजिटिव वाले का और छोटा हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे की तरफ झुक जाएगा, अल्टीमेटली टेस्ट चार्ज यहाँ पहुंचेगा। इट मींस टेस्ट चार्ज का मोशन इस तरह के कर्व पाथ पर होगा, ऐसे, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ रखते तो ऐसे हो जाता। तो समझ में आ गई बात। अब तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस शेप का आएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा वो किस शेप का आएगा, ऐसे शेप का आएगा, इस तरह से ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, यहाँ रखोगे तो कैसा होगा, इस तरह से आएगा। तो टेस्ट चार्ज पर जो दोनों का नेट इफेक्ट होगा वो जिस डायरेक्शन में चलेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लिए। अब दोनों नेगेटिव के लिए कैसा होगा वो तुम लोग खुद से बना के देखना कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन हो गई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में काफी डिस्कशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं ओपन कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स। ओपन कर्व का क्या मतलब है, ओपन कर्व का मतलब होता है कि इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे और एक एंड पॉइंट भी होगा, यानी टर्मिनेशन पॉइंट भी इनका होगा। तो ऐसे कर्व्स को बोलते हैं ओपन कर्व्स। तो पॉजिटिव से ये फील्ड लाइंस स्टार्ट होते हैं, अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस स्टार्ट होते हैं और
नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाते हैं। ऐसे हमने बनाए थे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव में ये टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी नेगेटिव पर आकर एंड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। ये तो ओपन कर्व का ये मतलब हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एक एंड पॉइंट भी होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई एक पॉइंट बनाया जाए। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे कर्व्ड है, इस पर यहाँ एक पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, इस P पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट बनाया जाए तो वो टेंजेंट क्या शो करता है, ये टेंजेंट बनाया हमने, तो टेंजेंट ये शो करता है कि अगर इस P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रखा जाए तो इस पोजीशन पर टेस्ट चार्ज के चलने की टेंडेंसी क्या होगी, उस टेंडेंसी को ये टेंजेंट शो करता है। ठीक है, मान लो कि अगर यहाँ पर रखते टेस्ट चार्ज को तो यहाँ पर टेंजेंट बनाते, तो जब इस पोजीशन में था तो ये टेंडेंसी ऑफ मोशन का डायरेक्शन था, जब इस पोजीशन में पहुंच गया, मान लो कि यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ टेंजेंट बनाया जाएगा, ये टेंडेंसी ऑफ मोशन का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट यदि बनाते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इस बात को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? सपोज हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लिए ऐसे, और हमने जबरदस्ती मान लिया कि वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो अगर इंटरसेक्ट किए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर टेंजेंट बनाए तो एक टेंजेंट इस वाले कर्व के लिए बनेगी और एक टेंजेंट बन जाएगी इस वाले कर्व के लिए, यानी एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बनेंगे। और अगर एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे तो यहाँ जो चार्ज रखा गया है उसके वो दो डायरेक्शन में चलने की पॉसिबिलिटी होगी, एक ये 1 और एक ये 2। तो एक ही पोजीशन पर रहकर दो डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज कैसे चल सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मींस नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट। कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। और भी प्रॉपर्टीज हैं कि पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस अगर बनाई जाए, ऐसी लाइंस जो पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंट हो, उनके बीच में डिस्टेंस एक बराबर हो, तो इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे इंडिकेट होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइंस इंडिकेट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप होता है, ये वाला गैप, यानी उनका जो क्लोजनेस है, वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या मतलब हुआ कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर लाइंस पास पास बनाई जाएं तो पास पास बनाने का मतलब होता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। जैसे मान लो हम एक अलग डायग्राम बनाते हैं, सपोज यहाँ पर सपोज हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए, ये सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और इसमें हमने 3 पॉइंट्स चूज किए, मान लो ये ए और ये बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दो बना लेते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया, यहाँ पर एक पॉइंट था सी, ये ए, ये बी और ये सी। तो अगर तुमसे पूछा जाए
कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होगा, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर या फिर सी पॉइंट पर। तो कैसे बताओगे, इस वाली बात को यूज करके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिलेटिव क्लोजनेस क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज हैं, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो सबसे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, सी पॉइंट पर, यानी EC विल बी ग्रेटर देन EB एंड EB विल बी ग्रेटर देन EA, क्योंकि ए पॉइंट जहां पर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है, बी पॉइंट पर कंपैरेटिवली कम गैप है, और सी पॉइंट पर ये गैप सबसे कम है, यानी EC विल बी द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द थ्री। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हैं, और भी एक दो प्रॉपर्टीज होंगी जो फर्दर डिस्कशन में पता चल जाएगी। ठीक है, ये मेन प्रॉपर्टीज हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड को और आगे डिस्कस किया जाएगा।